हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, राधे राधे, जय भीम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। मैं हूँ नवीन सैनी और आप सभी लोगों का आपके पसंदीदा चैनल स्टडी क्लासेस यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं एक बार फिर से हिंदी प्रैक्टिस सेट को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो मित्रों, आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देंगे जो यूपी टेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह वीडियो न केवल यूपी टेट के लिए उपयोगी होगा बल्कि उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा जिनमें हिंदी पूछी जाती है। तो आइए मित्रों, हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पाली। तो मित्रों, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, अर्थात कौन सी भाषा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है? ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पाली। दोस्तों जवाब दीजिए। आशा करता हूं आपके जवाब आ चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाली। जी हाँ, अगर मैं भाषा विकास के क्रम की बात करूं तो संस्कृत, जिसे जगत जननी कहा जाता है, संस्कृत जिसे देवभाषा, देववाणी, प्राचीन भाषा कहा जाता है, संस्कृत से पाली भाषा की उत्पत्ति हुई। फिर पाली परिवर्तित होकर प्राकृत भाषा बनी। तो पाली भाषा से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई और अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो मित्रों, ये भाषा का विकास क्रम है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पाली भाषा। ठीक है मित्रों, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली भाषा। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है? तो संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? पाली भाषा। तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न और इसके उत्तर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जवाब दीजिए। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूं आपके जवाब आ चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश। मित्रों, यदि मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं बोली जाती हैं? तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं बोली जाती हैं। पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी और पांचवा बिहारी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो मित्रों, इस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? एक वीडियो मैट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मित्रों, अगर हम अवधी की बात करो तो अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ऑप्शन ए बच्चे क्या नहीं जानते, ऑप्शन बी बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, ऑप्शन सी बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन डी बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। तो मित्रों कहीं ना कहीं यह सीटेट सीडीपी बाल विकास के क्वेश्चन से संबंध रखता है। तो जैसा कि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इसका उत्तर भी पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए बच्चे क्या नहीं जानते, यहाँ पर नहीं शब्द से ये नेगेटिव ऑप्शन बन गया, इस तरह से ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, सतत और व्यापक आकलन में हम बच्चों को त्रुटियों के लिए प्रेरित बार बार नहीं करेंगे। हम उनकी त्रुटियों को देखेंगे, वे त्रुटियां कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं त्रुटियों के संदर्भ में ये नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएगा। बच्चे कैसे सीखते हैं, ये प्रश्न आपका ये उत्तर आपका बन सकता है। किंतु अगले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, बच्चे अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। यहाँ पर भी नहीं, ये इस तरह से ये निगेटिव हो गया। इस तरह से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, बच्चे कैसे सीखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है या विचार है। अब ये भी देखिए सीडीपी का क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट का। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता यह विचार है। ऑप्शन ए पावलोव का, ऑप्शन बी चॉम्स्की का, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की का, ऑप्शन डी पाणिनि का। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता यह विचार है। ऑप्शन ए पावलोव की, ऑप्शन बी चॉम्स्की का, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की का, ऑप्शन डी पाणिनि का। तो मित्रों आशा करता हूँ आपके जवाब आ चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चॉम्स्की का। जी हाँ मित्रों, अगर हम बात करें कि चॉम्स्की का मानना है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, अर्थात चॉम्स्की मानते हैं कि बच्चे सबसे पहले भाषा सीखते हैं, भाषा के बाद विचार आता है। वहीं पर पियाजे का मानना है सबसे पहले विचार आता है और उसके बाद भाषा का प्रस्फुटन होता है। ठीक है मित्रों, तो ये पियाजे जी का कहना है, पियाजे। तो इस तरह से देखें, यहाँ पर वी और यहाँ पर पी। ठीक है, और चॉम्स्की जी का कहना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात, यानी कि भाषा पहले आता है और विचार बाद में आता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। ऑप्शन ए बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि सभी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, ऑप्शन सी बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारण की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। ऑप्शन ए बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, बहुत ही गजब पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। ऑप्शन बी बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसके अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, यह भी पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारण की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, यह भी पॉजिटिव पॉइंट है। इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए खून बहना, ऑप्शन बी बदनामी होना, ऑप्शन सी नुकसान होना, ऑप्शन डी इज्जत करना। तो मित्रों जवाब दीजिए। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है खून बहना, बदनामी होना,
नुकसान होना, इज्जत करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आशा करता हूँ आपके उत्तर आ चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है बदनामी होना। इसका सही जवाब है बदनामी होना, ऑप्शन बी। ठीक है मित्रों, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसी तरह से एक और लोकोक्ति है, न नौ मन गेहूँ हुई न राधा गौने जइहें। ठीक है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए, बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है। ऑप्शन बी, कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना शर्त रख देना। ऑप्शन सी, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं। ऑप्शन डी, बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। तो दोस्तों जवाब दीजिए। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है। कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना शर्त रख देना। बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं। बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ आपके जवाब आ चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है, कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना शर्त रख देना। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक लड़का एक बाप की बेटी से शादी करना चाहता है। लड़का बहुत गरीब है और लड़की की भी जिद है उस लड़के से शादी हो। तो उसका पिता शर्त रख देता है, यदि तुम 1 साल में मुझे 10 लाख रुपए कमा कर दे दोगे तो मैं अपनी बेटी का तुम्हारे साथ खुशी खुशी शादी कर दूंगा। तो इस तरह से उसके सामने यह बातें रख दिया, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न तू 10 लाख रुपया कमा पैबा और न हम अपने बिटिया के तो से शादी करब। तो दोस्तों, न मन तेल होगा न राधा नाचेगी का उत्तर होगा कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना शर्त रख देना। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी करण और ऑप्शन डी संप्रदान। तो भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है। तो ऑप्शन ए संबंध करो, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी ठीक है कर्ण कारक और ऑप्शन डी संप्रदान कारक। दोस्तों जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आपके जवाब आ चुके होंगे। तो मित्रों, भीख देने या दान देने की स्थिति में सदैव संप्रदान कारक होता है। जी हाँ मित्रों, भिखारी को भीख दो में को संप्रदान कारक का बोध कराता है। को किसका बोध कराता है? संप्रदान कारक का को के लिए संप्रदान कारक का बोध कराता है। को या के लिए संप्रदान कारक में प्रयुक्त होता है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है। तो यहाँ पर को संप्रदान कारक का बोध
कराता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही होगा। मित्रों, जैसे कि अगर हम बात करें, राजा ने धोबी को कपड़ा दिया। राजा ने धोबी को कपड़ा दिया। ठीक है, धोबी को कपड़ा दिया। तो मित्रों देखिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, दान के केस में, भीख के केस में, उपहार के केस में सदैव संप्रदान कारक होता है। किंतु मित्रों, यह राजा धोबी को अपने कपड़े दान नहीं दे रहा है। ठीक है, राजा धोबी को कपड़े धोने के लिए दे रहा है। किस लिए दे रहा है? धोने के लिए दे रहा है, वह वापस उसे ले लेगा। तो यहाँ पर संबंध कारक होगा, यहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होगा। किंतु यहीं पर अगर कहा जाए, राजा ने भिखारी को 5 रुपए दिए, 5 रुपए दिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। राजपुत्र में समास है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है मित्रों। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। दोस्तों जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आपके जवाब आ चुके होंगे, क्योंकि यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अर्थात जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो राजपुत्र में समास है तत्पुरुष। राजा का पुत्र, अगर इस समास का यदि हम विग्रह करेंगे तो निकल कर आएगा राजा का पुत्र। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए छवि, ऑप्शन बी हवि, ऑप्शन सी कुंड, ऑप्शन डी रवि। तो दोस्तों जवाब दीजिए। आशा करता हूँ इसका जवाब दे चुके होंगे। तो मित्रों देखिए, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द है हवि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा हवि। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। परम धन अर्थ, इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि म में अ और ये अ प्लस अ मिलकर क्या हो जाएंगे? आ, परमार्थ। तो परम धन अर्थ, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए परमार्थ। अगला क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है मित्रों? ऑप्शन ए वात्सल्य, ऑप्शन बी रौद्रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी करुण रस। तो यहाँ पर देखिए रौदने की बात चल रही है, नहीं कर रहे हैं, नहीं कहते हैं हम आपको रौद देंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। ठीक है, रौदने के लिए माना हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो क्या हो जाएगा? रौद्र रस। कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है। तो रोला सम्मात्रिक छंद है, दोहा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, चौपाई सम्मात्रिक छंद है, कुंडलियाँ सम्मात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है,
क्योंकि दोहा में 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह सममात्रिक जाति का छंद है तो दोहा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दृग उजरत टूटत कुटुंब। दृग उजरत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इस पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी असंगति, ऑप्शन सी व्यतिरेक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों जवाब दीजिए। आशा करता हूँ इसके जवाब आ चुके होंगे क्योंकि ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये कौन सा अलंकार है? ये असंगति अलंकार है। ये कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है मित्रों। ठीक है, असंगति अलंकार है। कहते हैं जब कोई काम कहीं और होता है परंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जब कोई काम कहीं और होता है परंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे दो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से नज़रें मिला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, किंतु उनके इस प्रेम व्यवहार से उनके परिवार में झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जब कोई काम कहीं और होता है परंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है तो वहाँ संगति अलंकार होता है। दी गई पंक्तियों का अर्थ है कि उलझा तो नैन रहे हैं किंतु टूट परिवार रहा है। अतः पंक्ति में असंगति अलंकार है। कौन से अलंकार है? असंगति अलंकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है पराधीन सपने सुख नाही। पंक्ति पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति पंक्ति किसकी है? पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति लिखी गई है रहीम द्वारा, कबीरदास द्वारा, मलुक दास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो मित्रों आशा करता हूँ इसका आप जवाब दे चुके होंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया और लोगों के द्वारा आमतौर पर यह प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों यह पराधीन सपने सुख नहीं, यह पंक्ति तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। पराधीन सपने सुख नहीं, तुलसीदास द्वारा यह पंक्ति। ठीक है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। पराधीन सपने सुख नहीं पंक्ति लिखी गई है रहीम द्वारा, कबीरदास द्वारा, मलुक दास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा। फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सुमन का अर्थ भी फूल होता है, पुष्प का अर्थ भी फूल होता है, कुसुम का अर्थ भी फूल होता है। तनुजा का अर्थ जो होता है वह होता है पुत्री। तनुजा का होता है अर्थ होता है पुत्री। ठीक है, तो यही आपको क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री होगा। निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ण चिन्ह, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, जैसा उच्चारण वैसा लिखना, स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। कौन सी विशेषता नहीं है? मित्रों जवाब दीजिए, कौन सी विशेषता नहीं है? तो कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, यह जो है देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला, दूरदर्शन ने आज अंताक्षरी का सुंदर कार्यक्रम प्रसारित किया। अंताक्षरी, ऑप्शन ए अंताक्षरी। ये देखिए आपको क्या है क्या बोलते हैं, सही शब्द का चुनाव करना है। अंताक्षरी, 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 अंताक्षरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसकी शुद्ध वर्तनी है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी इसका शुद्ध जवाब सही वर्तनी होगा।
अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ आप इसके जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है यौगिक, ऑप्शन बी यौगिक। ठीक है मित्रों, अगर हम यौगिक, क्योंकि यह दो शब्दों के योग से बना है, और यदि हम इसे विच्छेद करें, इसको हम अलग अलग करें, तो दोनों के अर्थ होंगे, पूरे अर्थ होंगे। तो इस तरह से धर्मशाला यौगिक शब्द है। वहीं पर रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कलम हुआ, सूर्य हुआ, चाँद हुआ, किताब हुआ, इन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इनको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनको अलग कर दिया जाए तो इनका कोई अर्थ, इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होगा। किंतु ये धर्म और शाला, इन शब्द को अगर हम अलग करें तो इनका अर्थ होगा। ठीक है। और वहीं पर यदि दो शब्दों से जुड़कर मिले हुए शब्द अगर तीसरे शब्द का बोध कराते हैं, तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, तो वो योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो सभी पर्यायवाची शब्द और बहुब्रीहि समास के शब्द क्या कहलाएंगे? योगरूढ़ का शब्द कहलाएंगे। तो ये हमारा अब पराजय में उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, और अगले वीडियो के साथ हम फिर 30 प्रश्नों के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। अगले वीडियो में हम फिर 30 प्रश्नों के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपकी रात्रि शुभ हो।